नमस्कार। रूबरू कार्यक्रम में मैं ओम कसारा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ हैं जिला पुलिस अधीक्षक प्रदीप मोहन जी शर्मा। प्रदीप मोहन जी पूर्व में यहां पुलिस उप अधीक्षक के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं, जिससे जिले के सारे भूगोल और यहां के आम आदमी की मानसिकता से भलीभांति परिचित हैं। यही वजह रही कि भीलवाड़ा जिले के एक संवेदनशील होने के बावजूद यहाँ की कानून और व्यवस्था को कभी आपने बेकाबू नहीं होने दिया। एसपी प्रदीप मोहन शर्मा मूलतः अजमेर के रहने वाले हैं। प्रदीप के पिता का नाम एमएम शर्मा है, जो कि सीआरपीएफ में आईजी के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। ये वही एमएम शर्मा हैं जिन्होंने गुजरात के गांधीनगर में स्थित अक्षरधाम मंदिर पर 24 सितंबर 2002 को हुए जिहादियों के हमले को विफल कर दिया था। एमएम शर्मा के नेतृत्व में चले ऑपरेशन का ही कमाल था कि पाकिस्तान के 2 आतंकवादी अक्षरधाम में प्रवेश कर जाने के बावजूद मंदिर को उड़ाने के अपने नापाक मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। हालांकि इस आतंकी हमले में 39 बेकसूर दर्शनार्थी असमय ही काल के गाल में समा गए और 84 बुरी तरह जख्मी हुए। लेकिन यदि सीआरपीएफ के जवानों और एनएसजी के कमांडो ने अपनी जांबाजी का प्रदर्शन नहीं किया होता तो मरने वालों की तादाद कई गुना ज़्यादा होती। एमएम शर्मा द्वारा दिखाई गई दिलेरी और कुशल नेतृत्व क्षमता के लिए उन्हें वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऐसे बहादुर पिता के पुत्र प्रदीप मोहन शर्मा ने अजमेर के राजकीय महाविद्यालय से एमए करने के बाद अपराधों पर अंकुश लगाने की गरज से पुलिस विभाग को अपना कर्मक्षेत्र बनाया। प्रदीप मोहन एक अच्छे पुलिस ऑफिसर होने के साथ साथ पर्यावरण और वन्य जीव प्रेमी भी हैं। यही वजह है कि इन्होंने पुलिस लाइन स्थित मेस में प्लास्टिक डिस्पोजल के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है। साथ ही अपने पूरे दलबल के साथ पौधारोपण करने और जल स्वावलंबन योजना की क्रियान्विति का कोई अवसर भी ये कभी नहीं चूकते। तो आइए बात करते हैं प्रदीप मोहन जी शर्मा से। रूबरू कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो मैं ये जानना चाहूँगा, कई युवा हैं जो प्रशासनिक सेवा में आना चाहते हैं लेकिन दिशा सही नहीं मिलने के कारण वो उतनी सफलता हासिल नहीं कर पाते, तो आप उन्हें क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? प्रशासनिक सेवाओं में आने के लिए ये सही है कि उनको एक अच्छे मार्गदर्शन की ज़रूरत है और एक सतत प्रयास के साथ में प्रॉपर गाइडेंस। जो अधिकांश युवा ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन या अपना ग्रेजुएशन कर लेते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपना मानस बनाते हैं कि हमको सिविल सर्विस या प्रशासनिक सेवाओं में आने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। जब वो स्कूल के अंदर अपना विषय चयनित करते हैं तभी से वो इस बात के लिए दृढ़ निश्चित हो जाएं कि उन्हें प्रशासनिक सेवा के लिए कार्य करना है और उसी प्रकार से अनुरूप विषय लें और उसी तरह से वो मेहनत शुरू करें। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक अर्ली स्टेज पर ही उसे प्रॉपर गाइडेंस मिले और तैयारी करे, तब जाकर के सफलता मिल पाएगी। आप पूर्व में यहाँ पुलिस उप अधीक्षक रह चुके हैं, तो तब से लेकर के और आज तक जो अपराध है जिले भर में, तो उसकी और अपराधियों की किस्म, इसमें किस तरह का आप अंतर देखते हैं? एक बहुत बड़ा अंतर जो आया है वो न केवल भीलवाड़ा बल्कि सभी जगह आया है। सबसे बड़ा ये है कि एक तो अपराध जो हाईटेक हो गया है, अपराध के साथ में टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो गया है, जिसमें मोबाइल का प्रयोग है या अन्य टेक्नोलॉजी का, इंटरनेट का प्रयोग है। इंटरनेट से अपराधी जो हैं अपना जो प्रोस्पेक्टिव विक्टिम है उसको चुनते हैं। हम लोग आजकल हमारी प्रोफाइल डालते हैं, चेक्ड इनटू होटल सो एंड सो इन शिमला, तो अपराधी को मालूम पड़ जाता है कि ये व्यक्ति जो है आज घर में नहीं है, घर सुना है इसका। तो इस तरह से अपराधी भी जो हाईटेक हो गया और टेक्नोलॉजी का सहारा लेने लग गया है वो। साथ में अन्य जो टेक्नोलॉजी है उससे वो हाईटेक अपराध हो गया। जैसे सबसे ज़्यादा आर्थिक अपराध, भीलवाड़ा के अंदर आर्थिक अपराध बहुत हो रहे हैं, व्यापार वाणिज्य बहुत बढ़ा है यहाँ पे, तो आर्थिक इकोनॉमिक ऑफेंसेस या साइबर क्राइम के भी अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। और इस तरह से इन अपराधों के निपटने के लिए, इन अपराधों से की रोकथाम के लिए न केवल पुलिस बल्कि जरूरी है कि आम नागरिक भी बहुत जानकार हो। आम नागरिक को सचेत रहना चाहिए, सावचेत रहना चाहिए, मतलब विजिलेंस लेवल जो है हर व्यक्ति का बढ़ना चाहिए। यदि आप विजिलेंट नहीं है, सतर्क नहीं है, तो क्योंकि आज जितना भी व्यापार चलता है, सारा व्यापार जो है इंटरनेट पर आधारित है और सारा व्यापार में टेक्नोलॉजी भी यूज़ होती है। यदि हमने पूरी सावधानी नहीं रखी, हमारे बैंक अकाउंट्स हैं, इंटरनेट बैंकिंग है, सारी चीज़ कर रहे हैं, उसमें हमने सावधानी नहीं रखी, सतर्कता नहीं रखी, हमारे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपने नहीं बनाए, पासवर्ड को आप
टाइम टू टाइम चेंज नहीं करते हैं तो आप हैकर्स के या साइबर फ्रॉड करने वाले या और जो हैकिंग करने वाले हैं उनके निशाने पे आप हो सकते हैं। इसलिए अपराधी से बचने के लिए, अपराध से बचने के लिए हमें भी विजिलेंट होना पड़ेगा और किस प्रकार से इस अपराधों पे से हम बचें, इनके विक्टिम नहीं बने, इसके लिए हर व्यक्ति को सावचेत रहना पड़ेगा। अच्छा, जो नई तकनीक है, ये नई तकनीक जो अपराधी हैं वो तो अपना रहे हैं, तो पुलिस विभाग में ऐसी क्या नई तकनीकें अपनाई जा रही है ताकि उससे अपराध पर अंकुश लगाया जा सके? निश्चित रूप से तकनीक की जानकारी बहुत ज़रूरी है और तकनीक के बल पर ही अपराधियों पे काबू पाया जाता है। तकनीक एक टेक्नोलॉजी, नई साइंटिफिक एड्स टू इन्वेस्टिगेशन, अनुसंधान में वैज्ञानिक साधनों का अधिक से अधिक प्रयोग करना जरूरी है। मुख्य रूप से पुलिस में जो नई तकनीक अपनाई जा रही है वो एक तो जैसे इंटरनेट फ्रॉड का इन्वेस्टिगेशन है। इंटरनेट फ्रॉड या अन्य जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं, इनके इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस अधिकारियों को ट्रेन किया जा रहा है। पुलिस के जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उन ट्रेनिंग सेंटर्स में उनको आर्थिक अपराध का इन्वेस्टिगेशन करने, साइबर क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करने, इनके कोर्सेज आयोजित किए जा रहे हैं। उनको नए तकनीक की जानकारी दी जा रही है और नए प्रकार के अपराधों का, नए कानून के बारे में जानकारी दी जा रही है, किस प्रकार का इन्वेस्टिगेशन करें, इसकी ट्रेनिंग कोर्सेज हम दिए जा रहे हैं। नए कॉन्स्टेबल्स भर्ती हो रहे हैं, नए सब इंस्पेक्टर्स हो रहे हैं, उनका सिलेबस चेंज किया गया है, उनके जो कोर्स मटेरियल है, उनका ट्रेनिंग सिलेबस है, उनके अंदर नए अपराधों की प्रशिक्षण उनको दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें की जा रही है और तकनीक के रूप में पुलिस के साथ में कई नई चीज़ें, टेक्निक, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जयपुर के अंदर भी बना है। साइबर क्राइम सेल की भी सभी जिलों में गठित करने की योजना है और इसके साथ में से ड्रोन कैमरा है। अन्य जो आतंकवादियों से लड़ने के लिए काफ़ी नए इक्विपमेंट हैं, रॉयड कंट्रोल गियर नए तरह के आ रहे हैं। तो इस तरह से काफ़ी नई चीज़ें हैं जो पुलिस इंट्रोड्यूस कर रहा है नए अपराध के परिप्रेक्ष्य में। सीसीटीवी भी अपराध को रोकने में बहुत सहायक होते हैं, तो भीलवाड़ा में भी सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना है, तो ये कहाँ तक पहुँची? जो हमारे मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं और जो हमारे यहाँ पे मार्केट एसोसिएशंस हैं, जितने ट्रेड एंड बिजनेस एसोसिएशन है, पब्लिक पार्टनरशिप के साथ में और यूआईटी नगर परिषद, इन संस्थाओं के साथ में बैठ करके हम सभी जिला प्रशासन ने एक प्लान तैयार किया है कि जिससे कि पूरे शहर के अंदर हम उससे भी पहले सीसी कैमरा लगा दें। बड़ा प्रोजेक्ट का प्लानिंग किया गया है और इसमें सभी न केवल हमारी जो ट्रेड और इंडस्ट्री की एसोसिएशंस हैं, बल्कि यूआईटी नगर परिषद भी पूरी तरह से इसमें सहयोग करने को तैयार हैं और काफ़ी इसमें हम बैठकें कर चुके हैं। किस प्रकार से किया जाना है वो पूरा खाका हम तैयार कर चुके हैं और किस प्रकार से इसको फंडिंग करना है वो भी एक तैयारी मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कर ली है। तो शीघ्र इसको मूर्त रूप दिया जाएगा। प्लानिंग पार्ट जो है इसका करीब कंप्लीट हो चुका है। भीलवाड़ा एक औद्योगिक क्षेत्र है, तो यहाँ कई बाहर के भी लोग रहते हैं और उनमें कई आपराधिक किस्म के भी हैं, तो उनकी पहचान करने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? भीलवाड़ा के जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बाहर की लेबर का बहुत बड़ा योगदान है। प्रत्येक हर लेबर अपराधी नहीं होता, लेकिन अपराध जो अपराधी हैं वो छद्मवेश में मजदूरों के साथ में, उनके साथ में अपने यहाँ औद्योगिक क्षेत्रों में आते हैं, अपराध करते हैं। यद्यपि भीलवाड़ा के अंदर अभी हम फॉर्चुनेट हैं कि इस प्रकार के बहुत बड़ी समस्या नहीं है कि बाहर से आके अपराधी अपराध कर रहे हैं। इस प्रकार के दूसरे राज्यों से आकर के जो लेबर आ रही है उस लेबर के साथ में भी इतने अपराधी नहीं। हाँ, छोटे मोटे अपराध हैं कुछ जो हो रहे हैं जिसमें बाहर के लोग आए, जिसमें मैंने शुरू में बताया कि पार्ट टाइम क्रिमिनल्स हो गए, जो मुख्य रूप से जिनका काम तो मजदूरी करना है, लेकिन कई बार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या किसी आपराधिक तत्वों के साथ में उनकी जान पहचान होने की वजह से या अपनी किसी कोई इस प्रकार की इलीगल एक्टिविटीज़ करने के लिए कई बार अपराध कर बैठते हैं, लेकिन फिर भी उनको नियंत्रण किया जा रहा है। मैंने इस समय एक बार इंडस्ट्रीज़ के साथ भी मीटिंग हुई थी, उनको मैंने भी कहा था कि आप डाटाबेस तैयार करें। सभी इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़रूरी है कि वो अब उनके पास जितनी भी लेबर आती है उनका डाटाबेस तैयार रखें, उनके पास में वो कहाँ से आते हैं, उनका फोटोग्राफ, उनके परिवार और उनका एड्रेस, आधार, उनका कार्ड चेक करें, आधार कार्ड के आधार पर उनको एम्प्लॉयमेंट दें, इसलिए और उसका एक डाटाबेस रखें। न केवल ऐसा नहीं कि आपके मजदूर आज काम कर रहा है, चला गया, आपने उसका नाम डिलीट कर दिया, रिकॉर्ड से हटा दिया, फाड़ दिया, ऐसा नहीं कर चलेगा। अब इसके लिए इंडस्ट्री को खुद को तैयार होना पड़ेगा, अपना खुद का एक डाटाबेस रखें जिसमें उसका आइडेंटिफिकेशन, उसके परिवार की पूरी डिटेल, उसका फोटोग्राफ ये रखें और उसको हमेशा रखें। मजदूर चला भी जाता है तो भी वो उसको रखें। हो सकता है कि कभी किसी और कहीं अपराध करे तो आपका डाटाबेस उसकी मदद में आ जाए। तो ये इंडस्ट्री को हमने सब कहा है कि वो इस प्रकार का डाटाबेस अपने पास में सभी काम करने वाले लोगों का, मजदूरों को जरूर रखें। अच्छा, भीलवाड़ा में सांप्रदायिक तनाव का क्या आप कारण मानते हैं? सांप्रदायिक दृष्टि से भीलवाड़ा निश्चित रूप से संवेदनशील है। यहाँ पे काफ़ी इस प्रकार की घटनाएं होती है।
तो इसके पीछे देखो मैं तो ये कहूँगा कि हमें थोड़ी सी हमारी थोड़ा सोच परिपक्व करनी पड़ेगी, हमें थोड़ा मैच्योर होना पड़ेगा। और मैं ये कहूँगा कि छोटी मोटी घटनाएं जो होती है, कोई मोहल्लों के झगड़े हैं या कि अन्य प्रकार का कोई विवाद है जो सांप्रदायिक किसी स्थान से संबंधित नहीं है, सड़क पर कोई दो व्यक्ति चल रहे हैं, उनका झगड़ा हो गया आपस में, दो पड़ोसी हैं उनका झगड़ा आपस में हो गया और उसको सांप्रदायिक रूप दे दिया जाता है जो एक, तो ये इन चीज़ों पर रोक लगानी पड़ेगी। हमें समझना पड़ेगा कि देखिए कोई भी अपराध घटित होता है तो वो एक अपराध है, उसको एक अपराध कर लें, एक सांप्रदायिक घटना का रूप नहीं दें। कोई किसी प्रकार का विवाद हो गया, कोई आपस में दो व्यक्तियों का लेन देन का विवाद है, कोई पड़ोसियों के बीच में विवाद है, कोई छोटा मोटा किसी रंजिश को लेकर झगड़ा हो गया, किसी अन्य कारण कोई जमीन को लेकर विवाद है, उसको हम सांप्रदायिक रूप नहीं दें, अपराध को अपराध के रूप में लें और अपराधी को अपराधी की तरह ट्रीट करें। पुलिस को अपना काम करने दें, उसको सांप्रदायिक रंग दे करके उसका रूप जो है उसको बढ़ावा नहीं दें और उसको नियंत्रण करने की कोशिश करें। अच्छा, पुलिस पर कई बार ये आरोप लगते हैं कि कोई सांप्रदायिक घटना हुई तो एक बार तो ये किन प्रकार शांति स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन उसके बाद में जो दोषी है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं होती, और या फिर जो कभी कोई घटना का कारण बना तो उस जगह की तलाशियां नहीं ली जाती, तो इसकी क्या आप उसे मानते हैं? ऐसा नहीं है। जो भी घटना, जैसे मैंने बताया कि वास्तव में तो कई बार ये सांप्रदायिक घटना नहीं है, आपसी कोई विवाद है, विवाद को लेकर झगड़ा हुआ, बड़ा रूप ले लिया और दोनों संप्रदाय एक तरह से आमने सामने की स्थिति हो जाती है। ऐसी बात, मुकदमे दर्ज होते हैं, मुकदमों में गिरफ्तारियाँ होती है, कोर्ट में चालान पेश होता है। अभी खूब सारे केस है जिनका ट्रायल कोर्ट में चल रहा है, ऐसे केस है। जहाँ तक कि ऐसी स्थान जहाँ पे झगड़े होते हैं, वहाँ तलाशी वगैरह की बात आप कह रहे हैं, तो जहाँ संवेदनशील स्थान है, जहाँ इस प्रकार की घटनाएं होती है या आपस में झगड़े होते हैं, वहाँ हम पर्याप्त पुलिस बल रखते हैं और हम पूरी निगरानी रखते हैं कि इस प्रकार की वारदात करने में किसी प्रकार का कोई हथियार अगर किस तरह का लोग हैं अपने पास नहीं रखें, और विजिलेंट है हम लोग इसमें। अच्छा, जो सांप्रदायिक तनाव है उससे भी बढ़कर के एक चीज़ आजकल जो आईसिस के जन्म के बाद में आई है वो आतंक के रूप में, तो अब दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ पर ये विचार नहीं पहुँचा हो, तो इसकी रोकथाम के लिए कि कभी ये विकराल रूप धारण न करे, उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? आईसिस का जो खतरा है वो निश्चित रूप से दुनिया के कई देशों में मंडरा रहा है, और न केवल जो सरकारें हैं इस बारे में चिंतित हैं, बल्कि सभी संप्रदाय, आज कोई भी संप्रदाय हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, कोई भी किसी भी संप्रदाय के व्यक्ति नहीं चाहता कि किसी भी आतंकवादी संगठन से उनके संप्रदाय के धर्म के लोग जुड़ें। और अधिकांश जो लोग हैं, सभी अधिकांश लोग भी इस चीज़ को नहीं चाहते कि कोई भी उनके समुदाय के सदस्य है इस प्रकार के संगठन जुड़े, क्योंकि इससे सबको नुकसान है। इस बात में कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है, किसी को भी इस बात में कोई डाउट नहीं है कि हाँ इन संगठनों की रोकथाम होनी चाहिए। हर आदमी चाहता है कि ऐसे संगठन पैर नहीं पसारें और इन पर रोकथाम हुए। भीलवाड़ा के अंदर अभी इन संगठनों से जुड़ाव की कोई ऐसी बात हमारे सामने नहीं आई है, फिर भी हम विजिलेंट हैं कि किस प्रकार से इस प्रकार के संगठनों का कोई पैर पसारने के किसी भी प्रकार से उनको कोई संबंध बनाने का मौका नहीं मिले। अच्छा, पुलिस जब कार्रवाई करती है तो कई मर्तबा राजनीतिक दबाव आते हैं, जो सत्तारूढ़ दल के नेता कार्यकर्ता होते हैं वो तो अपनी देखते हैं कि हमारी सरकार है, और जो विपक्ष के लोग होते हैं वो भीड़ जुटाकर या आंदोलन की धमकी दे करके और जांच को प्रभावित करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप कैसे सामंजस्य बिठाते हैं कि निष्पक्ष कार्रवाई हो? देखिए, ऐसा है कि जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधियों के पास में जनता तो जाएगी, जाती भी है, और उनके पास हर तरह के लोग, जनता के जो लोग हैं सभी तरफ से सभी पक्षों के लोग जाते हैं और अपनी बात कहने जाते हैं। और जनता की जो व्यक्ति, उन किसी भी राजनेता के पास कोई व्यक्ति जाता है तो वो अपने पक्ष की बात बताता है, स्वाभाविक वो दूसरे पक्ष की बात करता है। तो जो जनप्रतिनिधि राजनेता जो उनकी बात पक्ष रखते हैं, स्वाभाविक रूप से उनको भी कई बार दूसरे पक्ष की जानकारी नहीं होती। तो ऐसे में स्थिति में जब भी कोई किसी प्रकार कोई पक्ष किसी का पक्ष रखते हैं तो हम उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत कराते हैं। और कई बार जेन्युइन समस्याएं भी होती है जो जनप्रतिनिधियों के पास में आती है। मैं इसको पॉजिटिव तरीके से लेता हूँ कि कई बार हो सकता है हमारे पास कोई सूचना नहीं आती हो, जनप्रतिनिधियों के पास में, चूंकि वो जनता से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं और उनके पास कई ऐसी समस्याएं जो लोग लेके आते हैं, जेन्युइन प्रॉब्लम्स होती है और उनके मार्फत हमारे तक पहुंचती, तो हम उनका समाधान करने की कोशिश करते हैं। और दबाव वाली जैसी कोई बात तो मुझे महसूस नहीं हुई है। सभी जनप्रतिनिधियों से हमें पूर्ण सहयोग मिलता है और वह सकारात्मक रूप उनका रहता है। अच्छा, पुलिस विभाग में महिला पुलिसकर्मियों की और
महिला जो अधिकारी है उनकी भी संख्या बढ़ी है, और कुछ जो महिला अधिकारी है उन्होंने अच्छे अपने काम से देश भर में नाम भी रोशन किया है। लेकिन जो फील्ड पोस्टिंग वाला जो मामला आता है तो उसमें कई बार यूँ एक अधिकार सा लगता है कि पुरुषों का जैसे ज़्यादा रहता है फील्ड में, महिलाओं का कम रहता है। तो इसका क्या एक कारण मानते हैं? देखिए, भीलवाड़ा जिले में मैं आपको बताऊँ, हमारे पास जितनी महिला अधिकारियाँ हैं, सभी महिला अधिकारी जिले में फील्ड में लगी हुई हैं। और मेरे ख्याल से राजस्थान के 2-3 ज़िले हैं जहां एडिशनल एसपी, डिप्टी एसपी और एसएचओ महिला अधिकारी लगी हुई हैं। महिला थाने में ऑफ कोर्स हमारे पास में भी इंस्पेक्टर महिला नहीं है, इसलिए नहीं है। बाकी यहाँ एक पुलिस उप अधीक्षक, एक एडिशनल एसपी फील्ड में लगी हुई हैं, अधिक महिला अधिकारी हैं। और इसके अलावा जो महिला कांस्टेबल्स हैं, महिला कांस्टेबल्स अधिकांशतः सभी थानों में काम कर रही हैं। लेकिन कई बार कई महिला कांस्टेबल्स की कोई पारिवारिक समस्याएं होती हैं जिसकी वजह से एक्टिव फील्ड ड्यूटी वह नहीं कर पाती है। इनका बहुत बड़ा योगदान है, इनकी सभी थानों के अंदर इनकी आवश्यकता है आज की तारीख में, और आने वाले समय के अंदर इनका भागीदारी और बढ़ेगी। पुलिस विभाग के अंदर भी महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। लेकिन अभी जो वो एज है, जिस समय अभी आप देखिए कि जैसे जो पिछले 5 साल में जो महिलाएं भर्ती हुई है, अभी वो सारी महिलाएं उस एज ग्रुप में हैं जहां उनको पारिवारिक दायित्व भी निभाना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो जरूरी है पारिवारिक दायित्व निभाते हैं, तो ऐसे महिला कांस्टेबल्स को हम पुलिस लाइन में पोस्टिंग देते हैं। लेकिन थानों के अंदर भी पर्याप्त संख्या में महिला कांस्टेबल्स हैं और वो सक्रिय ड्यूटी कर रही है, अपनी भागीदारी कानून व्यवस्था में पूर्ण रूप से निभा रही है। आने वाले समय में उनकी संख्या बढ़ेगी और वह बखूबी अपनी ड्यूटी पूरी करेंगी। अच्छा, आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर, तो ये जो युक्ति है ये यथार्थ पर दिखती नहीं है, तो इसका क्या एक वजह मानते हैं? जो एक्चुअली देखिए क्या होता है कि पुलिस बेड़ा जो है, इतना लंबा चौड़ा पुलिस बल है, इतनी इसमें मैन पावर है, और प्रेस में, सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर कई बार कोई जो नेगेटिव न्यूज़ होती है, नेगेटिव न्यूज़ ही आती है। मैं आपके सामने मैं इस चीज़ को बिल्कुल कहूँगा कि और वो नेचुरली आपका भी दायित्व है कि सर जो कमियां हैं उसको उजागर करो। मैं इसको एक नकारात्मक रूप में नहीं ले रहा, बल्कि आपका दायित्व ही है प्रेस का कि वो जो चीज़ गलत हो रही है उस गलत चीज़ को आप पर्दाफाश करें, सामने करें। तो जनता के सामने क्या होता है कि कई बार होता है कि नेगेटिव न्यूज़ ही आ रही है, पॉजिटिव साइड सामने इतना नहीं आ रहा जितना कार्य कर रहे हैं। पुलिस विभाग एकमात्र ऐसा विभाग है जो 24 घंटे पुलिस की जनता की सेवा में रहता है। कोई भी विभाग, चाहे कुछ डॉक्टर्स हैं, चिकित्सा विभाग हैं, लेकिन डॉक्टर्स में भी नाइट ड्यूटी वाला नाइट ड्यूटी करता है। लेकिन पुलिस में ऐसा नहीं है कि नाइट ड्यूटी वाला नाइट ड्यूटी करेगा। यदि जरूरत पड़ती है तो जो दिन में भी ड्यूटी करी, 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, 48 घंटे ड्यूटी करते हैं, कई बार 72 घंटे ड्यूटी करते हैं, बिना खाए पे ड्यूटी करते हैं। तो पुलिस विभाग का जो सकारात्मक इतना काम है, और बहुत वास्तव में इतना काम जितनी ड्यूटी हम कर रहे हैं उतना शायद और विभाग जो हैं या उनके कंपैरिजन में कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। लेकिन हम वाकई में बड़ा हार्ड ड्यूटी पुलिस की रहती है, और परिवार से अलग रहते हैं। किसी भी प्रकार का त्यौहार है, जितने भी त्यौहार है, सभी त्योहारों में पुलिसकर्मी की ड्यूटी रहती है। किसी भी त्यौहार को अपने परिवारजन के साथ नहीं मंगाते, मना नहीं पाते हैं। शादी ब्याह होते हैं, उसमें छुट्टी की समस्या, छुट्टी नहीं जा पाते हैं। तो ये एक दूसरा पक्ष है जो जनता के सामने नहीं है, और आम जनता में विश्वास अब भी है। अब भी कई दुर्घटना होती है, कई मुसीबत आती है, पुलिस को ही कॉल करते हैं और पुलिस रिस्पॉन्ड भी करती है, मौके पर जाती है और लोगों की मदद भी करती है, सहायता भी करती है। तो ये जो युक्ति है, इस युक्ति की पूर्ण रूप से चरितार्थ हो रही है। इसका मतलब इस युक्ति के अनुरूप ही कार्य हो रहा है। अच्छा, कहा तो ये भी जाता है कि पुलिस की न दोस्ती भली और न दुश्मनी भली, तो हो ऐसा कि पुलिस और पब्लिक मित्र, तो इसके लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? ये जो आप कह रहे हो कि पुलिस की दोस्ती भी और दुश्मनी दोनों भली नहीं है, ये तो मैं इस बारे में ये कहूँगा कि जो ऐसे लोग, ये युक्ति उन्होंने बनाई होगी जिनका जो इस प्रकार के पृष्ठभूमि के होंगे, जो अपराध करते होंगे या कानून व्यवस्था के विपरीत कार्य करने वाले लोग होंगे, जिन्होंने ऐसी युक्ति बनाई और इस युक्ति को वो उन्होंने आगे बढ़ाया भी। बाकी जो जन सामान्य है वो इस बात को नहीं मानते, और पुलिस हमेशा पीड़ितों के साथ में सहानुभूतिपूर्वक हमेशा प्रॉम्प्टली एक्शन करती है, कार्य करती है, रेस्पॉन्ड करती है। अच्छा, अभी जो रात को 10 साढ़े 10 बजे जो बाजार बंद कराए जाते हैं, तो इससे भी जनता यूँ थोड़ा सा सोचती है कि जो कठोरता है वो अपराधियों के प्रति बरती जानी चाहिए, आम आदमी के प्रति नहीं। तो ऐसा आप क्या सोचते हैं? ऐसा नहीं, देखिए, हर चीज़ की, हर लिबर्टी की, हर लिबर्टी का, हर अधिकार का, हर का कोई ना कोई उसकी लिमिटेशन होनी चाहिए। असीमित अधिकार कहीं नहीं होते, कानून में भी नहीं है और समाज में भी नहीं है और परिवार में भी नहीं होते। आप मुझे बताइए, यदि आप घर में, आपका बच्चा अगर पूरी रात बाहर घूमता है और घूम के आता है, तो क्या आप उसको टोकेंगे नहीं? क्या आप ये नहीं पूछेंगे कि भाई तू रात को कहाँ घूम रहा था, क्यों रात को 12 बजे घर आ रहा है, कहाँ घूम रहा था?
अधिकार है, लेकिन अधिकार पे नियंत्रण जरूरी है। इसी प्रकार से यदि नियंत्रण आप नहीं रखेंगे तो पूरी रात बाजार खुला रहेगा। जो उनको और आम जन के साथ जो आपराधिक तत्व हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। और निश्चित रूप से एक समाज, सभ्य समाज के अंदर राइट्स, अधिकार भी होने, अधिकार के साथ में लिमिटेशन जरूरी है। और अधिकार जो हैं हमेशा शर्तों के साथ मिलते हैं। संविधान के अंदर भी जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, उनके साथ सबके साथ शर्तें हैं, बंदिशें हैं। तो इसी प्रकार से बाज़ार के अंदर जो असीमित कहीं भी बाज़ार के लिए नहीं है कि वो हमेशा जिसकी मर्जी आए जब तक बाज़ार को खोले। उसका हमारा उद्देश्य उसके पीछे ये है कि असामाजिक तत्व को अवसर नहीं मिले, और जो सामान्य जन साधारण है, जो कानून का पालन करने वाले, उनके लिए तो वैसे भी मुझे नहीं लगता कि रात को 10, साढ़े 10 बजे, 11 बजे बाद में कोई भी परिवार चाहेगा कि उसके परिवार का व्यक्ति अनावश्यक बाहर घूमे। एक जो सभ्य समाज है उसकी यही पहचान है कि समयबद्ध तरीके से वो दिनचर्या व्यतीत हो, और एक हर सभी व्यक्ति की दिनचर्या होनी चाहिए। कितने बजे निकले घर से, वापस कितने बजे उसको घर में आना चाहिए। एक अच्छे परिवार के लिए ज़रूरी है कि परिवार के सभी सदस्य समय पर अपने घर आ जाएं, अपने परिवार को टाइम दें। हमें तो बल्कि कई लोगों ने इस बात की बधाई दी आकर के, आपने जो ये नियम शुरू किया है कि 10, साढ़े 10 बजे लोगों को बाज़ार बंद कराने का, उससे बड़ा अच्छा है। हमारे घर के कई लोग अनावश्यक बाहर घूमते थे, अब वो समय पर घर आ जाते हैं, अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करते हैं, और समय से हमारे घर की भी आपस में बातें होती है, और हम समय से आकर के एक नियमित दिनचर्या बन गई है। तो इस बात के पॉजिटिव साइड देखें तो फायदा काफ़ी है। अच्छा, भीलवाड़ा वासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं, जैसा मैंने शुरू में, आपका पहला प्रश्न था कि अपराध भी हाईटेक हो गया है, नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो मेरा सभी लोगों से यही कहना है, यही आह्वान करना चाहूँगा कि आप अपराध की प्रकृति को समझें। चूँकि देखिए, एक समाज के अंदर जो चीज़ है, जो अपराधी ऐसा कोई भी व्यक्ति जो शॉर्ट टाइम में, कम समय के अंदर, बिना कम मेहनत के आगे बढ़ना चाहता है, ऐसी ओवर एम्बिशियस जो लोग हैं, जो व्यक्ति ओवर एम्बिशियस हैं, और ओवर एम्बिशियस अपने वो ओवर एम्बिशियस गोल अचीव करने के लिए शॉर्ट टर्म, कम समय के अंदर, कम मेहनत में, अब वो चाहता है कि हमारा गोल अचीव कर लें, तो ऐसे व्यक्ति का जो कदम होगा वो निश्चित रूप से सही नहीं होगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम हमारे बच्चों पर नज़र रखें, उनकी गतिविधियों पर नज़र रखें, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उन पर नज़र रखें कि कहीं वो शॉर्ट टर्म गोल के लिए कहीं किसी गलत रास्ते में तो नहीं जा रहा। हर परिवार को ज़रूर चाहिए कि वो अपने परिवार के सभी सदस्यों पर नज़र रखे, और ख़ास तौर से बच्चों पर नज़र रखे। इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत अच्छाइयाँ भी है और बहुत बुराइयाँ भी है। जो बच्चे बहुत हमारे प्रभावित हो रहे हैं उन पर नज़र रखें कि कहीं वो गलत चीज़ तो नहीं ग्रास्प कर रहे हैं। साथ ही सड़क दुर्घटना एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। सड़क दुर्घटनाओं की राजस्थान में संख्या बढ़ रही है। कई लोग इससे समय से पहले काल के ग्रास बन जाते हैं। एक बहुत विडंबना होती है, जिस परिवार के व्यक्ति की अकाल मृत्यु होती है उस परिवार का पहाड़ पे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है, और बहुत छोटे छोटे कारणों से। एक बहुत बिना हेलमेट के जो लोग दुर्घटना का शिकार होते हैं, ऐसे व्यक्तियों की संख्या बहुत बड़ी है। 80%, 80% दुर्घटनाओं में जिनकी मृत्यु होती है उसमें ऐसे लोग होते हैं जो बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाते हैं। और जो दुर्घटना में ग्रसित होते हैं उनमें अधिकांश जो है युवा वर्ग होता है, जो 20 साल से 40 साल का युवा होता है। और यही एक एज है जो आदमी की सबसे अधिक प्रोडक्टिव एज है, जिसमें वो परिवार के लिए सबसे ज़्यादा दायित्व निभाता है और बहुत उसकी यूज़फुल एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन परिवार करता है। और यही एज है जब यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो परिवार पे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। उसके परिवार होते हैं, पत्नी होते हैं, बच्चे होते हैं, उस पर निर्भर उसके माता पिता होते हैं। इसलिए एक 80 साल के व्यक्ति की मृत्यु होती है या एक बच्चे की मृत्यु होती है, उससे कहीं ज़्यादा परिवार के लिए घातक ऐसे 20-40 वर्ष की व्यक्ति की अकाल मृत्यु होना है। तो मेरा यही कहना है कि तो सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए हेलमेट पहनें, सड़क यातायात के नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहें और देश को आगे बढ़ने में अपना योगदान प्रदान करें। भीलवाड़ा हलचल के लिए आपने जो कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी सबको शुभकामनाएं। जय हिंद। तो ये थे एसपी प्रदीप मोहन जी शर्मा, जिन्होंने प्रत्येक सवाल का जवाब बड़ी ही निडरता और आत्मविश्वास से दिया। इनसे बात करके लगा कि प्रत्येक जिलेवासी की सुरक्षा और सम्मान की रक्षा के खातिर ये पूरी तरह से सजग और सक्षम है। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ मैं ओम कसारा, भीलवाड़ा हलचल के लिए।